बादशाह सलामत जब शाही किले में बैठ बैठ के थक जाते होंगे या बोर हो जाते होंगे तो यहाँ पे जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए आ जाते होंगे। तो ये पूरा बाग जन्नत के पैटर्न के ऊपर डिजाइन किया गया था, इसके 3 तख्ते बनाए गए थे और जमीन पे बादशाहों ने एक जन्नत बनाई थी। जब से मुझे इसकी हिस्ट्री का पता चला है तब से मैं इस बाग को किसी और नजर से देख रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में हर फल का दरख्त होगा। आज मैं मौजूद हूँ जन्नत के बागों में से एक बाग में। आप सोच रहे होंगे कि जन्नत में जाने के लिए तो इंसान को मरना पड़ता है और मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन भाई यहाँ एक बाग बनाया गया था जिसको जन्नत के पैटर्न पे बनाया गया था। मैं अभी आपको इस बाग का नाम नहीं बताऊंगा, नाम मैं आपको अपनी वीडियो के दरमियान में या एंड पे बताऊंगा। इस बाग का दाखिली दरवाजा है और ये 400 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था। जैसे ही आप इस बाग के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे बैगी खाना या अर्जगा देखने को मिलेगी और मेरी राइट साइड पे नकार खाना है। इस इमारत को बैगी खाना या अर्जगा कहा जाता था। अगर आप शाही किले गए हैं तो शाही किले में आपको इस तरह की 2 इमारतें देखने को मिलेंगी। एक तो खिलवत खाना है, दूसरा नौलखा पवेलियन है और ये भी बिल्कुल उसी स्टाइल में यहाँ पे बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे इसके बनाने का मकसद कुछ और था। जो भी बंदा शालामार बाग के अंदर एंटर होता था तो उसको यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी पड़ती थी, उसके बाद वो बाग के अंदर जा सकता था। इस इमारत को नकार खाना कहा जाता है। नकार खाना में आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है और इस इमारत को स्पेशली डिजाइन किया गया था। जरूर आपको सुनाई देगी। मकसद इसका यह था कि यहाँ पे बड़े बड़े ड्रम्स को रख के बजाया जाता था। जैसे ही बादशाह सलामत इस बाग के अंदर एंटर हो या शाही फैमिली से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बंदा इस बाग के अंदर एंटर हो तो अंदर मौजूद मुलाजमीन या कनीजें जो हैं उनको अलर्ट किया जा सके, बताया जा सके कि बादशाह सलामत इस बाग के अंदर आगे हुए हैं और आप लोग अलर्ट हो जाएं। तो ये नकार खाना की इमारत स्पेशली इसलिए डिजाइन की गई थी। आप देखें कि उस वक्त की जो इंजीनियरिंग थी वो कितनी शानदार थी कि उन्होंने आवाज को इस इमारत में कैद कर दिया था। जैसे ही आप बाग के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको फाउंटेन लगी ये नहर नजर आएगी। इसको शाहजहां ने 1641 में अपनी महबूब बीवी मुमताज महल के लिए तामीर करवाया था। बड़े सगीर पाको हिंद में ये 3 बाग हैं, जिनमें से एक श्रीनगर कश्मीर में है शालामार बाग के नाम से, एक इंडिया दिल्ली में है, तीसरा बाग ये है लाहौर में शालामार बाग के नाम से। सेंटर में पानी का तालाब बनाया गया था और इसके बिल्कुल सामने शहंशाह की ख्वाबगाह थी या आप उसको आरामगाह भी कह सकते हैं। यहाँ पे आके बादशाह सलामत रेस्ट किया करते थे और इसके बिल्कुल सामने वहाँ पे मलका की ख्वाबगाह या मलका की आरामगाह थी। तो आए चलते हैं, मैं आपको पहले जो बादशाह की ख्वाबगाह है वो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम मलका की ख्वाबगाह देखेंगे। क्या खूबसूरत और हसीन मंजर है। बादशाह सलामत जब शाही किले में बैठ बैठ के थक जाते होंगे या बोर हो जाते होंगे तो यहाँ पे जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए आ जाते होंगे। तो ये पूरा बाग जन्नत के पैटर्न के ऊपर डिजाइन किया गया था। इसके 3 तख्ते बनाए गए थे और जमीन पे बादशाहों ने एक जन्नत बनाई थी जो कि शालामार बाग की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। तो आए चलते हैं अब मलका की ख्वाबगाह की तरफ और देखते हैं कि मलका की ख्वाबगाह कैसी है। जब से मुझे इसकी हिस्ट्री का पता चला है तब से मैं इस बाग को किसी और नजर से देख रहा हूँ और ये वाकई ही जमीन पे एक जन्नत की तरह है। कहा जाता है कि कश्मीर बिल्कुल जन्नत नजीर है और मैं कश्मीर गया भी हूँ। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन शालामार बाग भी लगता है कि जैसे जमीन पे कोई जन्नत बना दी गई हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में हर फल का दरख्त होगा और यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से हर फल का दरख्त लगाया गया था। यहाँ पे अमरूद, माल्टे, केले, अनार, सेब, इवन यहाँ पे बादाम के भी पौधे लगाए गए थे जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म हो गए हैं। बागों के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे जो बड़ा और खूबसूरत बाग है वो शालामार बाग है। 81 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल ये एक बहुत बड़ा और वसी बाग है और इतने बड़े बाग को देखने के लिए यहाँ पे ट्राम सर्विस मुहैया की गई है। आप इस ट्राम सर्विस में इस पूरे बाग की सैर कर सकते हैं। ये है जी क्वीन की ख्वाबगाह। मलका आलिया यहाँ पे आके आराम किया करती थी और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अंदर वॉल सिटी तामीराती काम है वो करवा रहा है। 400-500 साल गुजरने की वजह से इस इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंच चुका हुआ है क्योंकि इस इमारत के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और अब इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। वॉल सिटी इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। जो इसकी फ्रेस्को पेंटिंग्स थी उसको दोबारा से ठीक किया गया है और यहाँ से अगर आप नज़ारा करते हैं इस जगह का तो कुछ इस किस्म का व्यू आपको देखने को मिलता है और यकीनन
जब उस दौर में शाही खवातीन या मलका अगर इस जगह पे बैठ के इस बाग का नज़ारा करती होगी तो बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत मंजर देखने को मिलता होगा। आज भी ये मंजर बहुत पुरसकून और खूबसूरत है, लेकिन मैं उस वक़्त की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक़्त यहाँ पे दुनिया भर से फल और फूलदार पौधे लाके यहाँ पे लगाए गए थे और उस वक़्त इस बाग की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती थी। ये इस बाग की बाउंड्री वॉल है और उसके अलावा ये इस बाग में कुछ कमरे बनाए गए थे जो यकीनन यहाँ के मुलाजमीन और कनीज़ों के लिए मखसूस होते होंगे। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए उस वक़्त सिक्योरिटी रूम बनाया गया था। जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पे ममूर अफराद होते थे उनको यहाँ पे तैनात किया जाता था और ये बाग के चारों कोनों के ऊपर बनाए गए थे इस तरह के गुम्बद ऊपर से बना के, और इस इमारत को उस वक़्त सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे एक कुआं है। अगर इस कुएं के अंदर देखें तो आपको एक बहुत बड़ा खिड़की नुमा दरवाजा नजर आएगा। इस कुएं को यहाँ पे बनाने का ये मकसद था कि बाग में साफ, शफाफ और मीठे पानी की फराहमी हो सके। इसका जो दूसरा मकसद था, इसके साथ ही बिल्कुल एक कमरा अटैच किया गया है और इस कमरे को ये इस खिड़की वाले दरवाजे से वेंटिलेशन दी गई थी और कमरे को जमीन से तकरीबन कोई 15 से 20 फुट जेरे जमीन गहरा बनाया गया था। गर्मी के मौसम में ये कमरा निहायत ठंडा रहता था। आप इसको उस वक्त का एयर कंडीशन रूम भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो दरवाजा अभी आपने देखा है इसको इसके साथ वाले कमरे के साथ अटैच किया गया था और कुएं में पानी की मौजूदगी की वजह से जो ठंडी हवा कुएं में रहती थी वो साथ वाले कमरे में कन्वर्ट हो जाती थी, जिससे कमरा गर्मियों के मौसम में भी बहुत ठंडा रहता था। और गर्मियों के मौसम में जब भी बादशाह सलामत या मलका इस बाग में विजिट करते थे तो ये उनका एयर कंडीशन रूम तस्वुर किया जाता था। विलियम मोरक्राफ्ट जो एक ट्रैवलर था उसने 1820 में यहाँ कयाम किया था महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, और उसके बाद वो यहाँ से ट्रैवल करके टर्की की तरफ चला गया था। वहाँ पे 1825 में उसकी डेथ हो गई थी। तो महाराजा रंजीत सिंह की उसके साथ काफ़ी उनसियत और मोहब्बत हो गई थी। 1825 में उसकी डेथ हुई तो महाराजा को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने उनकी याद में इस पवेलियन को तामीर किया और इसको मोरक्राफ्ट के साथ मंसूब कर दिया। यहाँ से अगर आप इस बाग का नज़ारा करते हैं, वाह जी वाह, कमाल है, बहुत खूबसूरत, शानदार। छोटी छोटी नहरें दरमियान में बनाई गई थी इस पूरे बाग को सैराब करने के लिए। मुगलों ने वाकई यहाँ पे जन्नत बना दी थी। वक्त सदियों से चलता आया है और इसी तरीके से क़यामत तक चलता रहेगा और हम वक्त के कैदी हैं। हम भी एक दिन इस दुनिया से गुजर जाएंगे और उसके बाद जो आने वाले लोग होंगे वो शायद हमारी बनाई हुई चीज़ों के मुतालिक हैरत का इजहार करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कि इस सीढ़ियों को बनाया गया था, बिल्कुल छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो तामीर है, जो इसमें मसाला इस्तेमाल किया गया था वो चूने और दाल माश का इस्तेमाल किया गया था। 1641 में इस बाग की तामीर की गई और उसी वक्त इन सीढ़ियों को बनाया गया था और आज भी ये सीढ़ियां बिल्कुल सही और सलामत हैं। आज के दौर में अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन तकरीबन कोई 60 से 70 साल के बाद नाकस और खस्ता हाल हो जाती है और उसको बना के फिर दोबारा से बनाया जाता है। तो आप देखिए कि 500 साल पहले के लोगों ने किस तरीके से इस पूरी इमारत को डिजाइन किया था और कितनी खूबसूरती से बनाया था कि ये इमारत आज भी उसी तरीके से, उसी शानो शौकत के साथ खड़ी है। तो ये है जी फैज बख्श। शाहजहां ने जब इस बाग की तामीर का हुक्म दिया था अली मर्दान खान को, और अली मर्दान खान को ये कहा था कि मुझे इस पैटर्न के ऊपर एक बाग बना के दिया जाए। इस तख्ते को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो बहुत ही ठंडी और फरहत बख्श हवा आपको यहाँ पे महसूस होती है। जो गर्मियों के मौसम में गर्मी आपको महसूस होती है वो गर्मी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस एरिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 45 डिग्री की गर्मी में भी ये एरिया बहुत ठंडा रहता था। और ये जो पानी की नहरें हैं इनको इस वजह से डिजाइन किया गया था कि जब हवा इस पानी से टकराती थी तो मजीद ठंडी हो जाती थी। अभी भी तकरीबन सूरज निकला हुआ है, काफी गर्मी है। अगर मैं किसी और एरिया में खड़ा होता तो यकीनन मुझे वहां पे गर्मी में खड़े होकर पसीना आ जाना था, लेकिन यहाँ पे मुझे गर्मी की वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही जो मुझे होनी चाहिए थी। इंडिया माधोपुर से तकरीबन कोई 100 मील लंबी नहर निकाली गई थी जो इस बाग को सैराब करती थी। यहाँ पे बहुत ही ठंडी और बहुत ही पुरलुत्फ किस्म की हवा चलती है। यहाँ पे जो पानी के तालाब बनाए गए हैं, जो पानी की नहरें बनाई गई हैं, जब हवा इनसे टच होती है और टच करके निकलती है बहुत ही ठंडी हो जाती है और वो हवा जब आपको यहाँ पे लगती है तो उससे आपके दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। तख्ते के ऊपर खड़े होके रकासाएं रक्स करती थी और उनका रक्स देखने के लिए यहाँ पे
बादशाह सलामत और शाही ख़ानदान के अफराद के लोग या दूसरे मुल्कों से आए हुए उमरा वुज़रा या बादशाह सलामत के ख़ास दोस्त यहाँ पे आ सकते थे। आम बंदे को फैज़ बख्श में आने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पीछे आपको जो तख्ता नज़र आ रहा है इसको फरहत बख्श कहा जाता है और ये भी ज़मीन से तकरीबन कोई 8 से 10 फुट गहरा है। तो आए चलते हैं, मैं आपको फरहत बख्श का विजिट करवाता हूँ। फरहत बख्श वाकई ही फरहत बख्श है और ये दिल को वाकई ही फरहत दे रहा है। ये हिस्सा जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने जो आपको छोटे छोटे खाने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे उस वक्त दिए जलाए जाते थे और जब बहुत सारे दिए रोशन किए जाते थे तो यहाँ का जो माहौल है वो एक अलग ही खूबसूरती पैदा कर देता था। चांद की चांदनी होती थी और यहाँ पे दिए जलाए जाते थे और यहाँ पे रात का मंजर और ये जो फवारे हैं जब इनसे पानी ऊपर की तरफ उठता था तो क्या ही मंजर होता होगा। यहाँ पे यहाँ बैठे हुए लोग इस सारे मंजर से बहुत ज्यादा महजूज होते होंगे। तो आए चलते हैं फरहत बख्श की तरफ और देखते हैं कि फरहत बख्श में क्या है। ये सबसे लास्ट स्टेज है इस बाग की जिसको फरहत बख्श कहा जाता है और इसके बिल्कुल सेंटर पे ये नहर बनाई गई थी और इस नहर में भी पानी की फाउंटेन्स लगाई गई थी जो कि इस पूरे बाग को सैराब करती थी। जो सामने वाली जगह है इसको दौलत खाना कहा जाता था। ये जो सामने नज़र आ रही है पट्टी, ये शाही गुजरगाह बनाई गई थी वो एंड तक यहाँ से, और ये टोटल 4 किता ज़मीन है जिनके ऊपर लॉन बनाया गया था और हर लॉन में आम के, आड़ू के, अमरूद के, बादाम के दरख्त लगाए गए थे और जो कि अब ज़्यादातर इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आम के दरख्त बकाया रह गए हैं और कुछ दूसरे फल रह गए हैं और बाकी के दरख्त जो है ना वो यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं या ख़त्म हो गए हैं क्योंकि इस बात की बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं की गई। अब गवर्नमेंट ऐसी जगहों की हिफाजत कर रही है और ऐसी जगहों के ऊपर तवज्जो दे रही है। मुस्तकबिल में हो सकता है कि इस बात की बेहतरी की तरफ कोई कदम उठाया जाए या बिल्कुल इसको उसी पैटर्न के ऊपर या उसी तरह के ऊपर दोबारा से डिज़ाइन किया जाए। तो इसी के साथ ही हमारा शालामार बाग के व्लॉग का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।